आइए आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 पार्ट 1 फिजिक्स, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो देखिए, तीन चीजें हैं और तीनों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। तो देखिए, ऊर्जा के बारे में पहले समझते हैं। तो ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो अगर किसी वस्तु में हो तो वो कार्य कर सकती है। तो ऊर्जा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके माध्यम से किसी वस्तु में कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अब कार्य क्या है? तो कार्य का मतलब होता है कि जो ऊर्जा है उसके माध्यम से कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले तो हम उसे कार्य कह देते हैं। तो कार्य की परिभाषा होती है, कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि कार्य हुआ है, भले बल लगे। अब यहाँ पर बल आ गया, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो भी सकती है या वो करने का प्रयास करता है। तो उसकी स्थिति यानी उसकी पोजीशन बदल भी सकती है या वो बदलने का प्रयास करता है। तो बल के बारे में अगर हम परिभाषा लिखें तो हम ये कहेंगे कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन में मदद करता है या स्थिति परिवर्तन कर देता है। अगर स्थिति परिवर्तन कर दिया तब तो कार्य कहेंगे उसको कि कार्य हुआ, और अगर नहीं करेगा तो कहेंगे बल तो लगाया गया लेकिन कार्य नहीं हुआ। तो बल की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? बल वो खिंचाव या ढकेलने की प्रक्रिया है, यानी पुश या पुल है, जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है या करने का प्रयास करता है, कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो कार्य क्या हुआ? कार्य लगाए गए बल की वो स्थिति है जिसके कारण वस्तु के अवस्था में या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब शक्ति तो शक्ति का मतलब होता है कि जो हमारी ऊर्जा है जिसके कारण कार्य होता है, तो इस ऊर्जा में कार्य करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जो क्षमता है, वो किस कारण से है? शक्ति के कारण से। तो पावर जो है हमारी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा में जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसका नाम शक्ति है। अगर शक्ति ना हो तो ऊर्जा भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ऊर्जा में जो कार्य करने की पावर है उसको हम शक्ति कहते हैं। अब देखिए, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले भूमिका को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। एक एक वर्ड जो इंग्लिश में लिखे गए हैं इनको समझने का प्रयास करें ताकि आगे जब इंग्लिश में पढ़ा जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो देखिए, कह रहा है कि दैनिक बोलचाल की भाषा में हम प्रायः कार्य, ऊर्जा और शक्ति शब्दों का प्रयोग करते हैं।
यदि कोई किसान खेत जोतता है, कोई मिस्त्री ईंट ढोता है, कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है, या कोई चित्रकार सुंदर दृश्य भूमि का चित्र बनाता है, तो हम कहते हैं कि सभी कार्य कर रहे हैं, परंतु भौतिकी में कार्य शब्द को परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। तो जो भी ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इनमें सब में सामान्य भाषा में कहा जाता है कि वो कार्य कर रहे हैं, जबकि भौतिकी में कार्य हम उसी को कहेंगे जब वस्तु में विस्थापन होगा। तो वही कह रहा है कि परंतु भौतिकी में कार्य शब्द को परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। जैसे कि आप गेहूं पिसाने जा रहे हैं, तो गेहूं जब पिसाने जा रहे हैं तो गेहूं पिसा करके और अपने घर आ गए, तो क्या आपके द्वारा कोई कार्य हुआ? कार्य आपके द्वारा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप घर से चले थे और फिर घर में आ गए, तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं। विस्थापन 0 है तो कोई कार्य नहीं हुआ। जबकि आप कहेंगे कि मैं बहुत मेहनत किया यहाँ से वहाँ जा कर के, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत का मतलब बल तो लगाया, लेकिन कार्य नहीं हुआ क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। हाँ, जब आप आटा गेहूं लेकर के चक्की जाते हैं और आटा पिसवाते हैं, तो चक्की गेहूं को आटे में बदल देती है, यानी चेंज हुआ, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ। लेकिन वो किसके द्वारा? चक्की के द्वारा। तो आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन चक्की के द्वारा कार्य हुआ। तो इस बात को समझना है कि जब तक विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं माना जाएगा, भले कोई चिल्लाता रहे कि आज बहुत मेहनत किए। जैसे आप बहुत मेहनत किए और नीट के पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कुछ नहीं किए। तो कहने वाला मेहनत जो की है वो केवल बल लगाया आपने। नीट में सिलेक्शन हो जाता तो कार्य होता। तो इस बात को समझिए। तो जिस व्यक्ति में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे कार्य करने की क्षमता होती है, उसे अधिक शक्ति या ऊर्जा वाला कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें कार्य करने के ज़्यादा, जैसे कोई तेल डाल दिया जाए किसी इंजन में और वो 2 लीटर में मान लो 2 घंटे चलता है, दूसरा 3 लीटर में 2 घंटे चलता है, तो वो 3 लीटर में वही एक 2 लीटर में 3 घंटे चलता है और एक 3 लीटर में 3 घंटे चलता है, तो समय दोनों में बराबर है, तो कार्य करने की क्षमता किसमें ज़्यादा होगी? जो 3 लीटर तेल पी रहा है, क्योंकि उसका इंजन बड़ा होगा और वो ज़्यादा कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर कोई इंजन 10 घंटे चलाया गया और उसी इंजन को 12 घंटे चला दिए, तो जब 12 घंटे चलेगा तो कार्य ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि जिस व्यक्ति में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे कार्य करने की क्षमता होती है, उसे अधिक शक्ति या ऊर्जा वाला कहते हैं। हम लंबी दूरी वाले घातक को उसकी शक्ति या ऊर्जा के लिए प्रशंसा करते हैं। तो कह रहा है हम लंबी दूरी वाले घातक को उसकी शक्ति या ऊर्जा के लिए प्रशंसा करते हैं। तो देखिए इंग्लिश में लिखा है कि वी एडमायर ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। तो जो लंबी दूरी तय करते हैं, धावक जो होते हैं, रनर जो होते हैं, दौड़ने वाले, तो उसमें बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की स्टेमिना है, यानी क्षमता है। तो वही कह रहा है कि हम लंबी दूरी वाले, देखिए धावक होना चाहिए, गलत लिखा है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसको काट के कर दीजिए धावक, यानी दौड़ने वाला को उसकी शक्ति या ऊर्जा के लिए प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। तो निष्कर्ष निकल करके क्या आया कि जो ऊर्जा है हमारी, वही कार्य करने की क्षमता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा है इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ऊर्जा अलग बात है और पावर यानी क्षमता अलग बात है। तो ऊर्जा में जो कार्य करने की क्षमता है, उसको क्षमता को उसी को पावर कहते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, यानी एनर्जी होगी तभी कोई चीज़ कार्य कर पाएगी।
भौतिकी में भी ऊर्जा कार्य से इसी प्रकार संबंधित है, परंतु जैसा ऊपर बताया गया है शब्द कार्य को और अधिक परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। तो जो कार्य है उसके बारे में और समझते हैं। शक्ति शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। कराटे या बॉक्सिंग में शक्तिशाली मुक्का वही माना जाता है जो तेज गति से मारा जाता है। शब्द शक्ति का यह अर्थ भौतिकी में इस शब्द के अर्थ के निकट है। हम यह देखते हैं कि इन पदों की भौतिक परिभाषाओं तथा इनके द्वारा मस्तिष्क में बने कार्य किए चित्रणों के बीच अधिक से अधिक यह संबंध अल्प ही होता है। इस पाठ का लक्ष्य इन 3 भौतिक राशियों की धारणाओं का विकास करना है, लेकिन इसके पहले हमें आवश्यक गणितीय भाषा मुख्यतः 2 सदिशों के अदिश गुणनफल को समझना होगा। तो 2 वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमें समझना पड़ेगा कि 2 सदिशों को अदिश रूप में किस प्रकार गुणा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आगे आएगी। तो अगर हमें पता नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इसको समझाने का प्रयास करेगा। तो अदिश गुणनफल यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, द स्केलर प्रोडक्ट अंग्रेजी में लिखा है। अदिश गुणनफल को जो उससे निकलेगा वो प्रोडक्ट होगा, तो द स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। तो इसको देखते हैं। तो अध्याय 4 में हम लोगों ने सदिश राशियों और उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ा है, पीछे पढ़ चुके हैं। कई भौतिक राशियां जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि अदिश हैं, आदि सदिश हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये कुछ भौतिक राशियां हैं, हालांकि पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण तथा बल यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। हम लोगों ने सदिशों को जोड़ना और घटाना भी सीखा है। अब हम लोग सदिशों के गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वेक्टर का। सदिशों को गुणा करने की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि से 2 सदिशों के गुणनफल से अदिश गुणनफल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए कि सदिशों के गुणनफल की 2 विधियां हैं। जो प्रथम विधि है उससे क्या होता है कि 2 सदिशों का गुणा करते हैं हम लोग तो अदिश प्राप्त होता है। 2 सदिशों के गुणनफल से अदिश गुणनफल प्राप्त होता है और इसे अदिश गुणनफल कहते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी विधि में 2 सदिशों के गुणनफल से एक सदिश प्राप्त होता है और इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। अब दूसरी जो टेक्निक है उसमें जब हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सदिश प्राप्त होता है। पहली विधि में वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अदिश प्राप्त होता है, यानी स्केलर। तो पहले स्केलर मिलता है, दूसरे वाले में वेक्टर मिलता है। सदिश गुणनफल के बारे में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग अदिश गुणनफल की विवेचना करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट की बात हम लोग 7वें चैप्टर में करेंगे, जैसा हमको बताया जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि किन्हीं 2 सदिशों ए तथा बी के अदिश या बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल को हम ए डॉट बी के रूप में लिखते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब हम 2 सदिशों का अदिश गुणन करेंगे यानी 2 वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो बीच में डॉट लिखेंगे, और जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, उसको क्रॉस बोलेंगे। ये 7वें चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी जितना पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगर बीच में डॉट वाला पॉइंट लगा है तो समझ जाइए कि ये अदिश गुणन है 2 सदिशों का, यानी यह स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी काश थीटा लिखा गया है। तो इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई है और ये है, 2 हैं वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है,
तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। ये ए डॉट बी को बड़े अक्षर में लिखेंगे क्योंकि ये सदिश हैं, और ये जो हमको प्राप्त हुआ ये अदिश गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसलिए ए और बी को छोटे अक्षरों में लिखा है। और वैसे भी हमको पता है कि थीटा अगर बीच में है तो इस पर अगर निकालें तो पास में कास, सामने साइन हमने बताया था आपको, तो पास में कास, तो कास थीटा के साथ आएगा हमारा अदिश गुणनफल। तो इसको बॉक्स में बंद कर लें, अदिश गुणनफल हमारा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ थीटा दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण है, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो जो थीटा है ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए कि जो थीटा है हमारा दो सदिश जो हैं ए और बी उनके बीच का कोण है, गुणनफल नहीं कोण। इसे चित्र 6.1 ए में दिखाया गया है, क्योंकि बी तथा कास थीटा सभी अदिश हैं, इसलिए ए तथा बी का बिंदु गुणनफल भी अदिश होगा। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि ए डॉट बी क्योंकि बी तथा कास थीटा सभी अदिश हैं, इसलिए ए तथा बी का बिंदु गुणनफल भी अदिश है। ए व बी में से प्रत्येक की अपनी अपनी दिशा है, किंतु उनके अदिश गुणनफल की कोई दिशा नहीं है। ध्यान दीजिए, ए और बी की अपनी अपनी दिशा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ए और बी की अपनी अपनी दिशा है। देखो सदिश है तो दिशा तो है ही, लेकिन जब अदिश गुणनफल प्राप्त हो गया तो अब अदिश यानी स्केलर यानी अदिश का मतलब कोई दिशा नहीं, तो अब इसमें किसी दिशा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए डॉट बी जो सदिश था अब अदिश बन गया है। तो इसको ध्यान देना है। अब फिगर हम लोग 6.1a देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जैसा हमने अभी आपको बना के बताया था, तो ये थीटा ए और बी के बीच का कोण है। अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारा बी है, तो ये जो डॉट डॉट यहाँ पर खींचा गया है, यह कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब इसका यहाँ पर छाया पड़ रही है, छाया जिसको परछाई बोलते हैं। तो इसकी यहाँ से ऐसे डॉट डॉट खींचा गया, मतलब इसकी इस पे छाया पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये थीटा है, तो ये बी कास थीटा होगा, ये इतना बी कास थीटा होगा, क्योंकि पास में कास सामने साइन हमने आपको बताया था। तो इसके लिए ये थीटा है, तो ये बी कास थीटा होगा, पास में कास, क्योंकि थीटा के पास में। तो ये बी के लिए हो गया। अब देखिए ए की अगर परछाई की बात करें तो इसमें अभिलंब डाल देंगे, यानी परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये बी की परछाई निकल आएगी। ये परछाई है बी की, ये पूरा ए की परछाई है ये पूरी, तो इसको ए कास थीटा कहेंगे, क्योंकि ये कोण थीटा है, तो इसके पास में है, तो ये इसके लिए ए कास थीटा हो जाएगा। तो इस भुजा में ए कास थीटा हो जाएगा बी वाली में, और ए वाली भुजा में बी की परछाई होगी तो बी कास थीटा हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना। तो देखिए बता रहा है कि ए व बी में से प्रत्येक की अपनी अपनी दिशा है, किंतु उनके सदिश गुणनफल की कोई दिशा नहीं है। समीकरण 6.1a में हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है। ए डॉट बी इक्वल टू ए। अब ए में बी की परछाई क्या है, बी कास थीटा बराबर बी। अब बी में ए की परछाई क्या है, ए कास थीटा। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है। अब देखें, ज्यामिति के अनुसार बी कास थीटा सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप है। प्रक्षेप का मतलब परछाई। और इसी प्रकार से ए कास थीटा जो है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप है, जैसा अभी हमने बताया।
तो इस प्रकार ए डॉट बी सदिश ए के परिमाण तथा बी के अनुदिश ए के घटक के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है इस प्रकार ए डॉट बी सदिश ए के परिमाण, तो सदिश ए का जो परिमाण होगा, दिशा हटा देंगे तो जो बचेगा, तथा बी के अनुदिश ए के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। तो बी के अनुदिश ए का घटक ए cos थीटा है। दूसरे तरीके में अगर देखें तो बी का परिमाण तथा ए का सदिश बी के अनुदिश ए cos थीटा होगा, तो अब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है उसी को इसने ऐसे लिख दिया। अब देखिए समीकरण 6.1a से यह संकेत भी मिलता है कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो एक ध्यान दीजिए कि जो हमारा अदिश गुणनफल है यानी स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि अगर इनका क्रम बदल दिया जाए तो भी यही आएगा। मतलब ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। क्रम विनिमय यानी उसका क्रम उलट दिया जाए तो भी यही प्राप्त होगा। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी में क्रम विनिमय नियम को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्रम विनिमय नियम। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय, क्रम को उलट देने के नियम को फॉलो करता है। ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो स्केलर है यानी अदिश है, उसमें दिशा की बात ही नहीं होगी। तो इनको उलट पलट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करते हैं। जितना अंडरलाइन कर रहे हैं इसको आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। तो जो अदिश गुणनफल है ये वितरण नियम का पालन करता है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो ए का पूरे में जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसा गुणा हो जाएगा, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एक बार ए का बी के साथ गुणा प्लस एक बार ए का सी के साथ गुणा, और इसको मतलब जो कॉमन लिया गया है उसका पूरे में गुणा हो गया। तो इसको वितरण नियम यानी ए दोनों में बी और सी दोनों में वितरित कर दिया गया जितना भाग जिसका था, तो इस नियम का भी ये पालन करते हैं। तथा ए इक्वल टू लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस ए डॉट बी, ये भी पालन होता है। यहाँ जो लैम्डा है यह एक वास्तविक संख्या है। तो जैसे ए है बी प्लस सी, यहाँ पर सब देखिए वेक्टर है क्योंकि बड़े अक्षर में लिखे गए, यहाँ पर लैम्डा छोटे अक्षर में लिखा गया। तो इसका मतलब किसी संख्या का अगर गुणा है तो उस संख्या के साथ भी इसी प्रकार हो सकता है कि ए डॉट लैम्डा बी है तो लैम्डा को बाहर निकाल लें, ए डॉट बी भी हो सकता है। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। उपरोक्त समीकरणों की व्युत्पत्ति आपके लिए अभ्यास हेतु छोड़ी जा रही है। तो इनकी जो व्युत्पत्ति मतलब ये किस प्रकार से आए हैं ये अभ्यास हेतु छोड़ी जा रही है। अब हम एकांक सदिशों यानी यूनिट वेक्टर एक आई कैप जे कैप के कैप का अदिश गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि वे एक दूसरे के लंबवत हैं इसलिए। अब देखिए ये चूंकि लंबवत हैं तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं।
ये सेंटर पॉइंट है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस आई कैप इसमें है, जे कैप इसमें है, गलत हो गया। जे कैप इसमें है और के कैप इसमें है। तो एक्स एक्सिस में एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस में एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर जे कैप है और जेड एक्सिस में एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर के कैप है। अब देखिए जब हम आई आई की बात करेंगे तो आई आई में दोनों जो है एक ही दिशा में है, यानी कोण 0 डिग्री है, कोण हमारा 0 डिग्री है। तो कास 0 का मान 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई स्क्वायर कास थीटा हो जाएगा। तो कास थीटा चूंकि 0 में कास 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गया। इसी तरह किसी में भी कर सकते हैं, चाहे जे जे में करेंगे तो भी 0 डिग्री एंगल होगा, के में करेंगे तो भी 0 डिग्री एंगल होगा। अब अगर आई डॉट जे कर दें, आई कैप डॉट जे कैप, तो आई और जे इनके बीच 90 डिग्री का कोण है और आई डॉट जे का क्या मान होगा, आई जे कास थीटा होगा। तो कास 90 का मान कितना होता है, 0। इसलिए आई डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, मतलब सब आई जे के बीच सब में 90 डिग्री एंगल है। के आई है तो ये के और आई के बीच 90 डिग्री है। यहाँ देखिए एंगल लग नहीं रहा है क्योंकि ये जो हमारी पुस्तक है उसमें अगर सीधा पेन खड़ा कर दिया जाए तो उस प्रकार है। तो पुस्तक का जो पेज है और पेन खड़ा कर दिया गया तो पुस्तक के पेज के पृष्ठ और पेन के बीच 90 डिग्री का कोण है, इसलिए के और कैप और आई कैप के बीच भी 90 डिग्री का कोण है। इसको ध्यान देना है, तो इसलिए वैल्यू सब 0 हो गई। अब ये फिगर तो हम लोगों ने देख ही लिया है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है दो सदिशों ए व बी का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है, अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है। बी में क्या कह रहा है कि बी कॉस थीटा सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप है। तो ये जो बी कॉस थीटा है, ये जो है, ये जो वेक्टर बी है, इसका इस पर छाया है, प्रक्षेप, यानी इसकी शैडो है, परछाई। इसी प्रकार ए कॉस थीटा में है। अब देखिए दो सदिशों ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब देखिए जो ए सदिश है, अगर ये कहीं हमारा निर्वात मतलब ब्रह्मांड में है जहाँ पर खाली जगह स्पेस, तो खाली जगह में तीनों डायमेंशन होंगे, त्रिविमीय होगा, इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होगा। तो एक्स वाई जेड एक्सिस को हम लोग आई कैप जे कैप के कैप लिख रहे थे। तो तीनों दिशा में अगर इस ए को बांटा जाए तो एक्स एक्सिस के लिए ए एक्स हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए ए जेड हो जाएगा, जेड एक्सिस के लिए, और ए एक्स एक्स एक्सिस में है, ये दर्शाने के लिए इसके साथ एक्स एक्सिस वाला एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर आई कैप का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी गुणा कर देंगे। जे एक्सिस को दिखाने के लिए जे कैप लिख देंगे, के एक्सिस को दिखाने के लिए के कैप लिख देंगे। इसी प्रकार अगर बी है तो बी को भी तीन दिशाओं में तोड़ेंगे, तीन विमाओं में। तो एक्स एक्सिस में बी एक्स, वाई एक्सिस में बी वाई, जेड एक्सिस में बी जेड हो जाएगा। और चूंकि ये एक्स वाई जेड एक्सिस में हैं, हकीकत में यह दिखाने के लिए आई कैप जे कैप के कैप का गुणा कर देंगे। तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो जब गुणा किए तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डॉट बना के बी एक्स
आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखिए एक्स एक्स वाले में जब ए एक्स बी एक्स लिखा गया तो आई कैप डॉट आई कैप होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप यानी दोनों 0 डिग्री का एंगल है, तो कास थीटा में 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आई डॉट कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप को एक मान होगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, जैसे कि अभी हमने आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा। इसी प्रकार जे डॉट कैप जे 1 होगा, के डॉट कैप के भी 1 होगा। तो यहाँ पर सब में आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 1 की वजह से नहीं लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए कि कैसे गुणा किया जाता है। तो इसको आप लोग ये पूरे को बॉक्स में बंद कर सकते हैं, यहाँ तक ये इतना हो गया। अब देखिए कह रहा है कि अदिश गुणनफल परिभाषा तथा समीकरण 6.1b में हमें निम्न प्राप्त होता है। तो अदिश गुणनफल की परिभाषा तथा समीकरण के हिसाब से हमें क्या प्राप्त होगा, ए डॉट ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस ए जेड। तो कहने का मतलब ये है कि ए डॉट ए जो है यानी ए और ए का गुणा किया गया, तो चूंकि वेक्टर सदिश की बात हो रही 3 बीमा में होगा, तीनों बीमाओं को एक्स वाई जेड एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में ये तीनों होंगे, तो ए एक्स एक्स लिख दिया गया, ए वाई वाई ए जेड जेड लिख दिया गया। अथवा अब चूंकि यहाँ पर एक ही संख्या है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स एक्सिस में प्लस ए स्क्वायर वाई एक्सिस में प्लस ए स्क्वायर जेड एक्सिस में। सेम वैसे लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए कास 0, तो इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 होगी, और ये मॉड का मतलब है कि ये परिमाण केवल है, दिशा नहीं है, तो परिमाण में इस तरह ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू 0 यदि ए व बी एक दूसरे के लंबवत है। तो इसीलिए कह रहा है कि ए डॉट बी में अगर बीच का कोण 90 डिग्री है, तो चूंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है, अब कास थीटा की जगह 90 लिखेंगे तो कास 90 का मान 0 होता है, इसलिए ए डॉट बी यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि उदाहरण 6.1 है, बल एक यफ है। अब देखो ऐसे लिख दिया है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप लिखा है। ये फोर्स है बल, और इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये अलग कलर इस्तेमाल कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा, के बीच का कोण ज्ञात करें, यफ का डी पर प्रक्षेप भी ज्ञात करें। तो कह रहा है ये बल है और ये विस्थापन है, फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दिया गया है, तो इनके बीच एंगल कितना है हमको निकालना है। तो देखिए इनके बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यफ डॉट डी कर देंगे, जैसा सदिश गुणनफल निकाल रहे थे, तो यफ डॉट डी हो जाएगा इनके बीच का कोण निकालने के लिए। तो यफ डॉट डी इक्वल टू, अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा, तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड हो गया। तो ये हो गया हमारा एफ आई एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में 3i कैप है, तो 3 हो गया, डी में 5i कैप है, यानी एक्स आई एक्स एक्सिस में होगा, जे वाई एक्सिस में, और के जेड एक्सिस में। तो 5i है, एफ में 3i है, डी में 5i है, तो एफ का 3 और डी का 5 गुणा कर दिया गया, और आई कैप का मान 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा गया जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है। प्लस अब y में देखें ये 4j कैप है, ये 4j कैप है, तो 4 × 4 हो जाएगा,
और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, उसको नहीं लिखा गया, प्लस एफ जेड एक्सिस में -5 के है तो -5 लिख दिया। ध्यान दीजिए वेक्टर है इसलिए साइन सहित रखेंगे, -5 कैप, और डी में 3 कैप है प्लस का तो 3 लिख दिया। अब चूंकि के कैप का मान 1 होता है इसलिए उसको नहीं लिखा। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पे 16 यूनिट एफ डॉट डी। तो अब एफ डॉट डी का मान आ गया। अब एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कास थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 16 यूनिट। तो एफ डॉट एफ बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कास थीटा होगा और ये निकला है कितना? 16 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है कि एफ डॉट डी के बीच का कोण ज्ञात करें और एफ का डी पर प्रक्षेप भी ज्ञात करें, यानी एफ का डी पर जो शैडो है वो भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब एफ और डी को निकालना है। तो अगर हम एफ डॉट एफ करेंगे तो एफ स्क्वायर होगा, क्योंकि सदिश गुणन का गुणा करने पर अदिश प्राप्त होगा, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एफ स्क्वायर हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा, तो इसलिए एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो एफ हमारा कितना है? एफ एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अगर निकालें तो एक्स एक्सिस में 3 होगा, वाई एक्सिस में 4 होगा और जेड एक्सिस में ये 5 होगा। तो चूंकि सबके बीच 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तीनों के गुणनफल के तीनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा और उसका रूट लेंगे। तो ये एफ आ गया एफ एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एफ वाई स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एफ जेड स्क्वायर तो जेड में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। -5 है लेकिन जब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 50 यूनिट। इसी प्रकार डी में देखते हैं तो डी डॉट डी में क्या होगा? डी स्क्वायर। अब ये डी डॉट डी है डी स्क्वायर, तो चूंकि सदिश है तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस में तो 5 है तो 5 का स्क्वायर, जे कैप या वाई एक्सिस में है तो 4 का स्क्वायर 16, के कैप जेड एक्सिस में है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 50 यूनिट। ये भी 50 यूनिट, ये भी 50 यूनिट। अब कास थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कास थीटा। तो एफ डॉट डी कितना आया? 16 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से जब कास थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल का एफ डॉट डी अपान एफ डी, इतना बचेगा। कास थीटा तो इधर आ गया तो ये एफ डी हो जाएगा। तो ये एफ डॉट डी, तो ये तो हमारा 16 यूनिट है तो यहाँ पर 16 लिख दिया गया अपान अब एफ बचा। तो ये एफ डॉट एफ यानी एफ स्क्वायर 50 यूनिट आया है, तो एफ बराबर कितना होगा? √50, तो √50 निकाल लिख दिया। इसी प्रकार ये डी स्क्वायर बराबर 50 आया है, तो डी बराबर कितना होगा? √50, तो √50 लिख दिया। तो आ गया 16/50। इसको सॉल्व किया तो 0.32 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 0.32। यही हमारा दोनों सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा। अब कह रहा है एफ का डी पर प्रक्षेप भी ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर यहीं से आंसर खत्म कर दिया है। एफ का डी पर प्रक्षेप नहीं बताया है, तो एफ का डी पर प्रक्षेप हमारा इस तरह देखिए बना लीजिए। मान लीजिए कोण थीटा है, ये एफ है और ये डी है। तो कह रहे एफ का डी पर प्रक्षेप भी ज्ञात करें। तो यहाँ से 90 डिग्री हम लोग डालेंगे
तो ये एफ cos थीटा होगा, एफ cos थीटा होगा। तो एफ का डी पर प्रक्षेप कितना होगा, एफ cos थीटा होगा। तो एफ cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। एफ तो हम लोग निकाल ही लिए हैं और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू इतनी आई है। तो एफ में cos थीटा का गुणा कर दीजिए, एफ इतना है। एफ की वैल्यू हमने निकाली है 50, तो 50 में इतने का गुणा कर दीजिए, तो एफ cos थीटा निकल आएगा, जो कि एफ का डी पर प्रक्षेप है, एफ का डी पर प्रक्षेप है। ये इसमें नहीं दिया गया है, आप निकाल सकते हैं इसी तरह। अब आगे हमारा आ जाता है कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।